एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपनी। तो आज फिर मैं आपके लिए फिर से एक पीवाईक्यू सेशन लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये जो आपके मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ ये आपके 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 में और 15 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उनके फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। और जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा तो वो उनको समझ भी आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से अगला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो आपका आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्पीच कम्युनिटी इट इज ऑब्जर्व दैट as pronounced differently by two different socio-economic groups of speaker, this difference is an example of। ये कह रहा है कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो होते हैं लोगों के समाज में, हमारी सोसाइटी में, तो वहाँ पर सबके प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है उनके प्रोनाउंसिएशन। तो वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है अ सोशो कल्चर वेरिएबल, अ सोशो साइकोलॉजिकल वेरिएबल। थर्ड ऑप्शन है अ सोशो लिंग्विस्टिक वेरिएबल और फोर्थ है प्रैग्मेटिक वेरिएबल। तो ये हमारी लिंग्विस्टिक सोशो लिंग्विस्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म एडवोकेट्स दैट। कि जो आपकी मदर टंग है इसमें, तो वो किसको एडवोकेट करती है मल्टीलिंग्विज्म में? पहला ऑप्शन है आपका, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड इन होम लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन है, ऑल चिल्ड्रन स्टडी हिंदी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है, अ चिल्ड्रन बीइंग देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द स्कूल ऑफ द स्टेट। देखिए, अब ये कह रहा है कि जो हमारी मदर टंग है, मदर टंग में मल्टीलिंग्विज्म किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से बच्चा लैंग्वेज को सीखता है मल्टीलिंग्विज्म को। जो हमारी NEP 2020 है, इसमें लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, बहुत सारी लैंग्वेज को बताया गया कि ये कहती है कि जब बच्चा अपनी लर्निंग स्टार्ट करेगा, स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पर वो मदर टंग से पढ़ेगा, अपनी मदर टंग के बेस पर ही वो एक सेकेंड लैंग्वेज पढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आपका जो ऑप्शन है इसमें थर्ड ऑप्शन, ऑल चिल्ड्रन बीइंग देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो मदर टंग होती है, मदर टंग से ही हम दूसरी लैंग्वेज को सीख पाएंगे, क्योंकि हमेशा मदर टंग ही हमारी मेन लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज होगी। और जो अदर लैंग्वेज हम सीखेंगे, मान लीजिए कि हमारी मदर टंग हिंदी है, तो हम हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी और हम हिंदी के बेस पर ही अपनी दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज 2, जो कि हमारी इंग्लिश है। तो ठीक है, जब भी बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट करेगा अपनी मदर टंग में करेगा या उसकी होम लैंग्वेज में करेगा। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल चिल्ड्रन बीइंग देयर स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और इन होम लैंग्वेज, क्योंकि सीधा ही बच्चा अपने इंग्लिश मीडियम में स्कूल को शुरू नहीं करेगा, जो उसकी मदर टंग है उसमें स्टार्ट करेगा। ऑल चिल्ड्रन स्टडी हिंदी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, सभी बच्चे स्टडी हिंदी में नहीं करते फर्स्ट लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि उनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो, किसी कोई और रीजन की जैसी एरिया होगा, जैसा हमारा रीजन होगा, जैसी उनकी लैंग्वेज होगी वो वैसी ही लैंग्वेज को करेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेट। स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसमें शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो उसकी स्टेट लैंग्वेज, वो एरिया की लैंग्वेज होगी, उस एरिया की लैंग्वेज में ही सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑप्शन है, स्कीमिंग इज मोर एप्ट फॉर रिव्यूइंग वाइल स्कैनिंग हेल्प मोर विद आंसरिंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सेकेंड ऑप्शन है, बोथ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इन्वॉल्व रैपिड आई मूवमेंट थ्रू द टेक्स्ट। थर्ड ऑप्शन है, स्कीमिंग इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू द टेक्स्ट रैपिडली वाइल स्कैनिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फैक्ट। फोर्थ ऑप्शन है, स्कीमिंग इज मोर अबाउट इन डेप्थ रीडिंग वाइल स्कैनिंग इज मोर अबाउट कर्सरी रीडिंग। तो देखिए, ये रीडिंग टाइप से क्वेश्चन है। रीडिंग के एक बार टाइप्स बता देती हूँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। टाइप्स ऑफ रीडिंग, फर्स्ट टाइप है स्कीमिंग, सेकंड टाइप है स्कैनिंग,
स्कीमिंग, स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग में हम जर्नल ओवरव्यू के लिए रीडिंग लेते हैं, जर्नल ओवरव्यू, या कोई समरी अगर हमें पढ़नी हो तो उसके लिए भी हम स्कीमिंग रीडिंग करते हैं। जिस्ट के लिए, यानी कोई इंटरटेनमेंट के लिए हमने कोई स्टोरी पढ़नी है, कोई जेनरे करना, कोई प्रोज पढ़ना है, तो उसके लिए हम स्कीमिंग रीडिंग करते हैं। फिर आता है आपका स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग में हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे स्कीमिंग रीडिंग है, स्कीमिंग रीडिंग में जर्नल ओवरव्यू, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, सरसरी तौर पर देखते हैं कि ये हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग क्या है, तो उसे स्कीमिंग रीडिंग बोला जाता है। और जो स्कैनिंग है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपको किसी का फ़ोन नंबर फ़ोन डायरेक्टरी में देखना है, तो स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आप नंबर देखोगे जिसका आपको देखना है, आप किसी और को नहीं देखोगे, किसी और के नंबर को नहीं देखोगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्कैनिंग रीडिंग। स्कीमिंग रीडिंग जो है, स्कीमिंग रीडिंग को ही इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। और स्कैनिंग रीडिंग का दूसरा नाम है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है इसका, यानी कि जो हमारी स्कीमिंग रीडिंग होगी वह हम जर्नल ओवरव्यू के लिए पढ़ेंगे, स्कैनिंग रीडिंग हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे। अब पहला ऑप्शन है स्कीमिंग इज मोर एप्ट फॉर रिव्यूइंग वाइल स्कैनिंग हेल्प मोर आंसरिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, कि स्कैनिंग में हम पर्टिकुलर क्वेश्चन के ही आंसर ढूंढते हैं। और बोथ स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही रैपिडली आई मूवमेंट होता है, ये भी ठीक है। स्कैमिंग इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू टेक्स्ट रैपिडली वाइल स्कैनिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फैक्ट, ये भी ठीक है, स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक फैक्ट देखते हैं। स्कीमिंग इज मोर अबाउट इन डेप्थ रीडिंग वाइल स्कैनिंग इज मोर कर्सरी रीडिंग, क्योंकि स्कीमिंग में कर्सरी रीडिंग होती है और आपकी स्कैनिंग में डेप्थ रीडिंग होती है, ये उल्टा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, when children starts using language to ask about things, event and phenomenon around them, which of the following functions of language is used more than other? अब इसमें क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि बच्चों को जब किसी इवेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी घटना के बारे में उनसे पूछा जाता है, तो यहाँ लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेटिव, सेकंड ह्यूरिस्टिक, थर्ड है इमेजिनेटिव, फोर्थ है रेगुलेटरी। कि किसी घटना के बारे में, यानी कि कोई घटना घटी, कोई इवेंट हुआ, तो उसके बारे में बच्चे को बोला जा रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करने में वो किस फंक्शन का यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर खोज विधि का यूज़ कर रहा है, खोजबीन का यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसने देखा होगा कोई घटना घटी है तो उसको पूरी तरीके से देखा और फिर उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ ह्यूरिस्टिक विधि का, ह्यूरिस्टिक मेथड का वो यूज़ करेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट हुआ 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज enable humans to talk about things which are not present in immediate time and space? ये कह रहा है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो व्यक्ति है, ऐसा कौन सा उनकी एबिलिटी है जो उनको प्रेजेंट में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, यानी कि उनकी एक एबिलिटी बतानी है, जो बातें जो प्रेजेंट में जो समय है, टाइम है और जो स्पेस है, स्थान है, उसके बारे में वो नहीं बोल पाते, प्रेजेंट में नहीं बोल पाते, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, सेकंड है डिस्क्रीटनेस, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ है आर्बिट्रीनेस। देखिए पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे के सारे ऑप्शंस को। स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, अब स्ट्रक्चर डिपेंडेंस क्या है कि यहाँ पर डीप स्ट्रक्चर की बात हो रही है। डीप स्ट्रक्चर किसका? ग्रामर का, कि यहाँ पर ग्रामर के डीप स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कि डीप स्ट्रक्चर में हम जानेंगे कि ग्रामर कैसे यूज़ होती है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब किस तरह से यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, तो पूरे डीप स्ट्रक्चर की बात होती है। और सेकंड ऑप्शन आपका डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस में क्या होगा कि हम अलग अलग छोटे छोटे कोई वर्ड्स, कोई साउंड्स, इनको मिलाकर एक नया वर्ड बनाएंगे, एक न्यू वर्ड बनाएंगे। जैसे घ प्लस रह, घर, तो एक नया वर्ड बना घर।
कि हमेशा उसमें कोई ना कोई नए वर्ड को हम इन्फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि कोई ऐसी चीज़ की बात करेंगे, उसकी ऐसी एबिलिटी होगी जो हमें फ्यूचर और पास्ट की बात करने के लिए हमें एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जहाँ हम पास्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और फ्यूचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट की घटना या किसी भी टाइम या किसी स्पेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं होगी। फोर्थ है आर्बिट्रीनेस। अब आर्बिट्रीनेस में क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग तो सेम होगा बट उनके नेम्स को हम अलग अलग अपने तरीके से, अपनी मनमानी से ही उनके नेम को अलग अलग कर देंगे। हमारे बोलने की फॉर्मेशंस, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ता है, हिंदी में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग और संस्कृत में स्वान, तो मीनिंग तो एक ही है बट जैसे हमने ठीक लगा हमने अपने अकॉर्डिंग उनके वर्ड्स को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे। आंसर आपको पता चल ही गया होगा। इसका आंसर है आपका थर्ड, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्किल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मार्क ऑफ रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। कि ये पूछना चाह रहा है कि कौशल जो आपका स्किल है अंडरस्टैंड के साथ पढ़ने की आपकी योग्यता को विकसित नहीं करता है। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग जब आप करोगे तो कौन सा इन पॉइंट्स में से कंसीडर नहीं करेंगे हम। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग बच्चे को सिखानी है। जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग करते हैं हम एक सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले तो जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको एक सीक्वेंस में इवेंट्स और आइडियाज़ को जो टॉपिक होगा उसको सीक्वेंस में लेंगे, फिर उसकी एक समरी बनाएंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कि हमने लास्ट में इसका एंड क्या रखना है, क्या मोरलिटी होगी उसकी, क्या उसका मेन पॉइंट होगा, मेन आइडियाज़ भी क्या होगा, और हम उसके कंटेंट को अच्छे से ऑथेंटिक कंटेंट को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग की एबिलिटी बच्चे में डेवलप करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड आइडिया। ठीक है, मेंटली समराइजिंग द टेक्स्ट रीड टिल नाउ। ठीक है, समराइज भी करेंगे हम। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लेटर्स और अल्फ़ाबेट, ओनली फोकस लेटर और अल्फ़ाबेट पर फोकस नहीं करते, ये हमारा ऑप्शन हुआ गलत। एंटिसिपेटिंग द कंटेंट अहेड, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हुआ थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ ग्रामर, जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, GTM मेथड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GTM, इस मेथड की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली इन सेकेंड लैंग्वेज एंड देन कंपेयरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ द टू लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन है फोकसिंग मोर ऑन द फॉर्म देन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। थर्ड है कंपेयरिंग द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। चलिए एक बार इस क्वेश्चन, इस आपके मेथड्स को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं कि मेथड होता क्या है पूरा। GTM मेथड, GTM मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें हम सेकंड लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रूल्स, और यह फर्स्ट लैंग्वेज की हेल्प से सेकंड लैंग्वेज को यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज में रूल्स की प्रैक्टिस सेकंड लैंग्वेज में ही करवाई जाएगी, जो टारगेट लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हमने बच्चों में सिखाना है, और रूल्स का कंपैरिजन दोनों भाषाओं के साथ अलग अलग सिखाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज का भी और सेकंड लैंग्वेज का भी, दोनों का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। यानी कि मेन टारगेट क्या है कि हम बच्चे की जो मदर टंग है उस मदर टंग से बच्चे को एक सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे, उसमें मदर टंग का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तब बच्चा जाकर सेकंड लैंग्वेज को सीखेगा। ठीक है, और GTM मेथड सबसे पुरानी विधि है बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, एंशिएंट मेथड बोला गया है इस GTM मेथड को। चलिए अब आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ये कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली इन सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, कि सेकंड लैंग्वेज में डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, देन कंपेरिजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर।
डायरेक्टली हम कभी भी सेकंड लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करेंगे जीटीएम मेथड में। हम सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट की बात करेंगे, तो पहला ही हमारा ऑप्शन हुआ गलत। फोकस करेंगे फॉर्म पर फंक्शन की बजाय, ठीक है। पूरा फॉर्म यानी कि उसके ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस पर चलेंगे। कंपेयर करेंगे ग्रामेटिकल रूल्स को फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों लैंग्वेज में, ये भी सही है। फोर्थ है लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ द सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी रूल्स को प्रैक्टिस करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे को लर्न करवाएंगे सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट on how they have answered an experience based question she gave them and what and how they are thinking when they wrote the answer. This is an example of multilingualism, मेटाग्नोस्टिक, मेटाकोग्निशन और मेटाफर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि टीचर अपने बच्चों को कह रही है कि जो क्वेश्चन आपने लिखा था अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पर, जो आपने टेस्ट दिया था उस टेस्ट में एक्सपीरियंस के बेस पर आप ये बताओ कि जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, अपना टेस्ट दे रहे थे, उस टाइम आपकी सोच कैसी थी, आप क्या सोच रहे थे, उस सोच के बारे में लिखो, ठीक है। यानी कि ये कह रही है कि जो आप थिंकिंग कर रहे थे उस थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करके लिखो कि आप क्या सोच रहे थे। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये मेटाकॉग्निशन का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। सोचने की आपका प्रोसेस के बारे में सोचना कि आप क्या सोच रहे थे, ठीक है। कि मान लीजिए अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ये सोचोगे लास्ट में पूरा ये सेशन देखने के बाद कि आपको आज का सेशन सही से समझ आया या नहीं आया। जब आप ये चीज़ सोचते हो कि मुझे समझ में आया या नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो वो आपके सोचने की प्रक्रिया है कि अपने थिंकिंग को आप सोच रहे हो, उसे बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following among Krashen's hypothesis is similar to Vygotsky's ZPD? ZPD तो आपको पता होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तो आपने पूछा, देख भी लिया होगा, मतलब आपने सीडीपी में भी किया है, बहुत बार ये टर्म आती है। तो ये पूछ रहे क्रैशन के जो हाइपोथेसिस है कौन सी वाइगोत्स्की के ZPD से सिमिलर है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस और मॉनिटर हाइपोथेसिस, ठीक है ये सारी की सारी ही क्रैशन की जितनी भी ये हाइपोथेसिस हैं, बट इसमें से एक ZPD है कि अकॉर्डिंग सिमिलर मेल खाती है वाइगोत्स्की के ZPD से, तो वो है आपकी इनपुट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, शायद कल की ही क्लास में करवा दूँ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, कैसा लगा तो बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस सेशन को ख़त्म करती हूँ मैं, कल फिर से नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।